Hello everyone, welcome to the core classes. Today is 7th December 2023 and like every day I am with you with some current affairs topics. ये टॉपिक यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप इसके प्रिपरेशन करते हैं देन यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ जॉय ऑफ ग्रेट लर्निंग. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स. तो देखो, इंडेक्स का तो मतलब ये होता है कि एक सूचकांक, ठीक है, एक नंबर जिसके द्वारा कोई एक जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट किया जाए. तो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? तो इंडिया के जितने भी विलेज हैं, इंडिया के जितने भी पंचायत हैं, सारे के सारे पंचायत को 9 पैरामीटर्स पे 9 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कुछ स्कोर दिया जाना है. ठीक है, 9 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कुछ स्कोर दिया जाना है और उन स्कोर का एक एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज को परसेंटेज में चेंज किया जाएगा एंड दैट परसेंटेज वुड बी कॉल्ड इंडेक्स फॉर दैट विलेज. ओके, एंड दैट इंडेक्स इज कॉल्ड पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द इंडेक्स कैलकुलेटेड सो विल बी द इंडेक्स फॉर द पार्टिकुलर विलेज. और जब ये इंडेक्स आ जाएगा तो उस इंडेक्स के आधार पर तय होगा कि वो गांव का क्या ग्रेड है. अगर 40% से कम का इंडेक्स है तो उस गांव का ग्रेड डी है, 40 से 60% के लिए ग्रेड सी है, 60 to 75 के लिए ग्रेड बी एंड सो ऑन. इस तरह से 90% से भी ऊपर अगर किसी गांव का इंडेक्स आता है तो उसके लिए ग्रेड ए प्लस रखा गया है. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स मल्टी डोमेन मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज टू एसेस द ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ पंचायत. ऐसा क्यों किया जा रहा है? इससे ये पता चलेगा कि पंचायत का पूरी तरह से डेवलपमेंट कैसे होगा. सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सिर्फ पॉवर्टी से फ्री नहीं करना है, सिर्फ क्लीन एंड ग्रीन नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो रही है. और जिस गांव का स्कोर जितना अच्छा होगा वहाँ ये देखा जाएगा कि यहाँ कौन सा जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का वो यहाँ पर काम कर रहा है. तो कोशिश किया जाएगा कि उस तरह का प्रोग्राम को दूसरे विलेजेस में भी इम्प्लीमेंट किया जाए या फिर रेप्लिकेट किया जाए. तो ये लक्ष्य है और बहुत ही पॉजिटिव लक्ष्य के साथ इसे शुरू किया गया है. ये 9 पैरामीटर्स को यहाँ लेआउट किया गया है. आप चाहें तो पॉज करके इसे यहाँ देख सकते हैं, लेकिन इस पिक्चर में भी आपको ये दिख रहा है. सो वाटर सफिशिएंसी कितना है, विमेन फ्रेंडली कितना है ये गांव, विलेज विद गुड गवर्नेंस क्या है, क्लीन एंड ग्रीन विलेज कितना है, ये पॉवर्टी फ्री विलेज है या नहीं, उसमें उस पैरामीटर में कितना स्कोर है, सोशली सिक्योर कितना है, उसमें कितना स्कोर है, विलेज विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, ठीक है, हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज. तो ये 9 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग स्कोर दिया जाएगा. सो दिस वॉज द टॉपिक एंड आई होप आई एम सक्सेसफुल इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन. तो ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन पर बेस्ड है और इसे लॉन्च किया गया था ग्राम पंचायत मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा. ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया था. मैंने जहाँ तक देखा है कि इसका काम 2019 से ही शुरू हो चुका था. तो दिस एप्लीकेशन फैसिलिटेट्स एंड सपोर्ट्स ग्राम पंचायत टू परफॉर्म प्लानिंग एट ग्राम पंचायत लेवल यूजिंग जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी. यही समझ लो कि जैसे जीपीएस है, जीपीएस जो हमारे मोबाइल में है, गूगल मैप्स है, तो वो भी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है, वो एक तरह का जीआईएस ही है. अभी हम जीपीएस को देखेंगे, उसका एक टॉपिक आज के इस पूरे सेशन में वो भी आने वाला है, तो उसे और डिटेल में हम देख लेंगे. सो जीपीएस के ही जैसा एक गांव को समर्पित, ठीक है, गांव को डेडिकेटेड एक एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया है दैट इज कॉल्ड ग्राम मानचित्र. इसमें क्या होगा, तो आप इस पोर्टल पर जाएं, ये रहा यूआरएल एंड व्हेन यू गो टू दिस यूआरएल देयर यू कैन फाइंड स्टेट, देन व्हेन यू टाइप द स्टेट नेम, देन डिस्ट्रिक्ट, देन ब्लॉक एंड देन what is the gram panchayat. So this is my gram panchayat Diyari and this is the map of this Diyari panchayat from where I am teaching you. I am from village Diyari and at the current time when I am speaking with you I am living in my village Diyari. So this is my village. Okay,
Single unified geospatial platform, it provides a single unified geospatial platform to better visualize the various developmental works. तो इसमें क्या होगा, तो इसमें डेवलपमेंटल वर्क जो भी हुआ है वो दिखेगा कि रोड कैसा बना, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सा बिल्डिंग बना। अगर इसमें मैं अभी जूम इन करता, अगर मैं जूम इन करता तो और भी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंटल वर्क्स दिखता कि क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। जैसे गूगल मैप्स में भी देखना कि जब भी कोई नया शोरूम कहीं खुलता है या कोई नया इंडस्ट्री कहीं डाला जाता है तो गूगल मैप्स उसे शो करने लगता है। लेकिन ये जो है यानी कि ग्राम मानचित्र, इसमें स्पेशली इसमें डेवलपमेंट को ही शो करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है, सो दैट द विलेजर्स और एनी अदर पर्सन कैन वॉच ओवर द विजुअलाइज ओवर द वेरियस डेवलपमेंट वर्क to be taken up across the different sectors and provide a decision support system for the Gram Panchayat Development Plan GPDP. Further, Ministry has launched M-Action Soft, a mobile-based solution to help in capturing photos with geotags, ठीक है, that is GPS coordinates for the works which have assets as an output. तो इसमें मिनिस्ट्री आगे फिर क्या कर रही है, तो एक M-Action Soft भी स्टार्ट कर रही है, लॉन्च कर रही है, जिसमें कि एक मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन भी इसमें दिया जाएगा कि हेल्प इन कैप्चरिंग फ़ोटो क्लिक कीजिए, उसमें जियो टैग लगा हुआ रहेगा और उसमें अगर सब कुछ ठीक रहा, वो कोई एसेट है तो उसे मैप पर आप लगा सकते हैं, वो मैप पर ऑटोमेटिक फिर उस दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। जियो टैगिंग ऑफ द एसेट्स इज डन इन ऑल 3 स्टेजेस, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, ड्यूरिंग द वर्क, ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो स्टार्ट के टाइम में भी जियो टैगिंग किया जा सकता है, ड्यूरिंग द वर्क भी जियो टैगिंग किया जाएगा और कंप्लीशन ऑफ वर्क पर जब जियो टैगिंग कर दिया जाएगा ठीक से, देन फ्रॉम दैट टाइम वो मैप पर वो वर्क, वो एसेट दिखना शुरू हो जाएगा। और भी इसको लेकर के कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर, हैव ए पाउज एंड लुक ओवर इट, गो थ्रू इट। सो सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 34 के अंडर, आईपीसी के सेक्शन 34 के अंडर अगर किसी को भी दोषी ठहराया जाता है, दैट मीन्स सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी अगर अप्लाई किया जाता है किसी के ऊपर, देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन अमंग ऑल को एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स इंडिकेटिंग ए शेयर्ड पर्पज एंड डिजाइन। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी होता क्या है। सेक्शन 34 आईपीसी स्टेट्स दैट द एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सपोज कि इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझो, अगर मैं समझा पाया तो देखो ठीक से, कि अगर किसी ए के घर में चोरी हुआ है एंड इन दैट स्टील, वो चोरी में, ठीक है, या रॉबरी में, मान लेते हैं चोरी ही मान लेते हैं, तो चोरी में ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। तो ए जो है, समझ लो कि ए जो है वही मास्टर माइंड है। ए के घर में तो चोरी ही हुआ है, नहीं ए नहीं लिखेंगे, यहाँ एक्स लिख देते हैं, ठीक है। एक्स के घर में चोरी हुआ है, एक्स के घर में चोरी हुआ है और ए बी सी डी ई ने मिलकर किया है। तो ए जो है वो मास्टर माइंड है, ठीक है। बी जो है वो को मास्टर है, वो उसको पूरा सपोर्ट करता है। और सी जो है वो मतलब वो भी ठीक है, वो भी पूरा इंटेंशन उसका था करने का। लेकिन डी और ई जो है उसने उस तरह से नहीं किया है, यानी कि उसने क्या किया है कि ठीक है, उसको नहीं पता था, वो गाड़ी लेकर आया था, गाड़ी यहाँ लगाए हुए था, ए बी सी ने डी के पास गया था, डी को बोला था कि तुम्हारे पास कोई कार है, तो डी ने कहा हाँ मैं तो किराए पर चलाता हूँ। तो डी का अपना कार था, उसने किराया लिया, इन तीनों को लिया, ये लोग यहाँ आए और कार यहाँ लगी रही, ये लोग अंदर गए और चोरी करके लाए और डी के गाड़ी पर चढ़े और फिर चल दिया। अब यहाँ देखो, लेकिन मज़े की बात यह है कि डी को पता है कि यहाँ चोरी हो रहा है। तो अब देखो, डी को पता है कि चोरी हो रहा है, गलती उसकी है, गलती तो उसकी है, बिल्कुल गलती है कि चोरी हो रही थी तो उसने क्यों नहीं कहा कि मैं नहीं करूँगा ये काम, आपने चोरी किया, आपने गलत किया, तो वो तो वहाँ पर दोषी है ही है। लेकिन वो चोरी में जितना कल्प्रिट ए बी सी है उतना कल्प्रिट ये डी नहीं है, ठीक है। डी का गलती है, लेकिन डी का गलती कुछ और गलती है, डी को भी सज़ा मिलेगा। लेकिन अगर ए बी सी को 3 इयर्स का सज़ा मिल रहा है तो डी को हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें 1 ईयर्स या 1.5 ईयर्स ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना रोजी रोटी कमा रहा था बेचारा, बस यही था कि इसने अपोज नहीं किया ठीक से, ठीक है ना, इसे अपने पैसे की, यानी कि इसके पास अपना इंटेंशन नहीं था चोरी करने का, इसने प्लानिंग नहीं किया था। तो
अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 34 लागू होता है, सेक्शन 34 अगर यहाँ लागू होता है तो फिर ABCDE सबको 3 इयर्स का सज़ा मिलेगा। जो भी सज़ा मिलेगा सबको मिलेगा, सबको इंडिविजुअली माना जाएगा कि इंडिविजुअली सबका इंटेंशन था। यानी कि 1 चोरी करे तो भी 3 साल की सज़ा, 5 चोरी करे तो भी 3 साल की सज़ा। अगर इंटेंशन और प्लानिंग सबका सेम था तो फिर सज़ा सेम होता है, ये नियम है। तो इस आधार पर डी और ई बिना मतलब के कुछ ज़्यादा सज़ा के दोषी भागी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जो कॉमन इंटेंशन अमॉन्ग ऑल को एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स होना चाहिए। यहाँ पर सरकमस्टांसेस के आधार पर उनको नहीं दिया जाना चाहिए सज़ा। कॉमन इंटेंशन भी उनका चेक होना चाहिए कि उनका इंटेंशन कॉमन था कि नहीं था, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल पता रहनी चाहिए। तो सेक्शन 34 IPC स्टेट्स, तो यही सारी बातें हैं, आप इसमें देख लेना ठीक से। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लिएबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सबको उसी तरह से माना जाएगा जैसे कि उसने खुद अकेले किया हो, तो उसी हिसाब से उनको सजा दिया जाएगा। This provision, which creates joint culpability for an act, deviates from a basic concept of criminal law, which states that a person is only responsible for crimes committed by himself and not the actions of other। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, तो यहाँ पर डी और ई जो है उसकी क्या गलती है? उसने तो सिर्फ भाड़ा कमाने का उसको लालच था, उसने ये लालच किया कि वो अपोज नहीं कर पाया, अपना पैसा नहीं छोड़ पाया, उसे तो सिर्फ भाड़ा ही मिला है, तो उसका इंटेंशन या प्रोग्राम कुछ भी तो नहीं था। तो इनके बराबर सज़ा इसे नहीं मिलना चाहिए इस केस में। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक की गलती की सज़ा दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। द पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस विल बी कंसिस्टेंट विद द क्राइम दे कमिटेड। और इस तरह से बाकी सारी बातें हैं, आप इसे ठीक से देखो, पॉज लो और अच्छे से देखो, फिर आगे बढ़ो। आई थिंक ये सारी बातें हो चुकी है। सेक्शन 34 ऑफ IPC को और थोड़ा डिटेल में अगर जानना है तो इसमें इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी प्रेजेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द क्रिमिनल एक्ट कमिटेड बाय मल्टीपल पीपल होना चाहिए, तो ही सेक्शन आर्टिकल 3, यहाँ सेक्शन 34 लिखना था, तो सेक्शन 34 वहाँ लगेगा। देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन, ठीक है, सबका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। 5 लोग हैं तो पाँचों का लक्ष्य होना चाहिए चोरी, तो ही जाकर के आर्टिकल 34 वो पाँचों पर लगेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एक्यूज्ड बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, दिस इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड वी शुड नो दैट दिस इनिशिएटिव इज फ्रॉम मेती, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं कि ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है या फिर ये स्कीम किस मिनिस्ट्री का है। सो दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो वर्ड यहाँ साइबर आ गया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम आज किसी भी भीड़ में मार्केट में अगर जाएं और 100 लोग किसी को भी चुनें कि अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो हाँ करते हैं, तो क्या आप में से कोई भी ऐसे हैं जिन्हें कभी कोई साइबर थ्रेट या फिर साइबर क्राइम का शिकार नहीं होना पड़ा? तो लगभग सभी ने फेस किया है साइबर क्राइम, लगभग सभी ने साइबर फ्रॉड को फेस किया है, लगभग सभी को कॉल आया है फ्रॉम एनी नंबर लाइक +92 कि आपको लॉटरी लगा है, इतने रुपए डाल दीजिए तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम सबने झेला है। तो जितना ये वर्ल्ड अभी साइबर वर्ल्ड को लेके अभी साइबर वर्ल्ड को लेके फ्रेजाइल हो गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ही काम करता है, NEGD, रिसेंटली ऑर्गेनाइज द 40th चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव to build awareness about cybercrime and build the capacities of chief information security officers and frontline IT officials across all government departments। तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के IT ऑफिशियल्स और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला था। दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, एन इनिशिएटिव टू फोर्टिफाई द साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया, ओके, with regard to the government vision of a digital India. Now the next topic,
National Archives of India. A book fair and an exclusive exhibition cum sale of the National Archives of India publications opened recently. तो recently ये हुआ है. हमें इसमें क्या जानना है? हमें जानना है about the National Archives of India. देखो ये कस्टोडियन है of the records of enduring value to the government of India. इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये मार्च 11, 1891 में कोलकाता में ये इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन बाद में 1911 में इसे दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था. और याद रखना कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट आर्काइवल रिपोजिटरी क्या है? तो NAI है. ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको. इट फंक्शंस एज ए अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. तो हमेशा याद रहना चाहिए आपको कि NAI जो काम करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है. इसके अंदर में यानी कि NAI के अंदर वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स विच पब्लिक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट पेपर्स, ओरिएंटल रिकॉर्ड्स, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स एंड माइक्रोफिल्म्स विच कंस्टिट्यूट एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ इसके अंडर है. एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स इन द NAI इज गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड्स रूल्स 1997. ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अगर जाके NAI से मांगते हैं तो वो इस रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकता है. डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स हेडिंग द डिपार्टमेंट को कौन हेड करते हैं? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स. और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जानना है एक अभिलेख पटल के बारे में. तो अभिलेख पटल किस, यानी कि अगर पूछा जाए कि अभिलेख पटल किसका एक इनिशिएटिव है, सो दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, NAI. ये है क्या? तो दिस इज एन इनिशिएटिव of NAI to make its rich treasure of Indian archival records available to all online. सभी के लिए ऑनलाइन सारे के सारे रिच ट्रेजर और इंडियन आर्काइवल रिकॉर्ड्स मिल जाएं, ये इसका एक गोल है. ठीक है, और इट इज़ ए फुल फीचर्ड वेब पोर्टल, यानी कि अभिलेख पटल जो है ये एक फुल फीचर वेब पोर्टल है. तो अभिलेख का मीनिंग आप सबको पता होगा कि ये स्क्रिप्ट होता है, तो स्क्रिप्ट को हम अभिलेख कहते हैं. ठीक है ना, तो टैबलेट कह लीजिए या स्क्रिप्ट कर लीजिए, दे आर कॉल्ड अभिलेख. तो यही चीज़ें हैं. और अभिलेख पटल पर 2.7 मिलियन फाइल्स से भी ज़्यादा फाइल हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. हाल ही में GPS स्पूफिंग का मामला बहुत ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, तो GPS स्पूफिंग, इसमें देखो अगर आप पता करेंगे इसके बारे में तो मिडल ईस्ट में या फिर रेड सी में, ठीक है, रेड सी में या फिर सी ऑफ अडेन में, ठीक है, या बाब अल मंदाब में ऐसा देखा गया है कि जो शिप जा रहे होते हैं, ठीक है, उन शिप के GPS को कोई जो थर्ड पर्सन होता है उन शिप के GPS को मैनिपुलेट करके उनको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे करके उनके शिप को जो सही नेविगेशन है उसको होने से रोकते हैं या कुछ उनको परेशानी पहुंचाते हैं. तो ये सब कुछ हो रहा है. दैट्स वाई जो GPS है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. हमें एक बार देख लेना चाहिए कि GPS है क्या, कैसे काम करता है. तो देयर आर 3 सेगमेंट्स ऑफ द GPS, स्पेस सेगमेंट, ठीक है, और कंट्रोल सेगमेंट एंड द यूजर सेगमेंट. तो स्पेस सेगमेंट में अगर GPS की बात करें तो ये तो अमेरिका का है. एंड देयर आर 24 सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, जो जिसके द्वारा GPS शुरू किया गया, यानी कि स्पेस सेगमेंट में ये 24 सैटेलाइट है जो कि 6 अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है. अगर अर्थ से कोई भी ऑब्जर्व करना चाहे ठीक से तो 4 सैटेलाइट तो एट ए टाइम उनको दिख ही जाएंगे. और ये अर्थ के चारों ओर ये 24 के 24 सैटेलाइट एक जंजाल बना करके एक दूसरे से कनेक्टेड है. कोई भी व्यक्ति अगर अपना फ़ोन यहाँ पर यूज करता है तो उस फ़ोन से पहले तो एक सिस्टम अपना इसका है, GPS का अपना सिस्टम वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर बना हुआ है जो कि सैटेलाइट को कंट्रोल करता है. और वो सैटेलाइट को इस तरह से इंस्ट्रक्शन इस कंट्रोल सेगमेंट के द्वारा दिया जाता है कि ये कंट्रोल सेगमेंट, ये ज़मीन का कंट्रोल सेगमेंट सैटेलाइट को इस तरह से कंट्रोल करता है कि वो किसी भी यूजर से अपना सिग्नल शेयर करता है, यूजर को अपना एक्सेस देता है, यूजर अपना ग्लोबल पोजीशन जान पाता है कि वो कहाँ है, जो गूगल मैप में हम लोग यूज कर पाते हैं, आप लोग यूज कर पाते हैं. तो मेन यहाँ पर सिस्टम यही है. तो मास्टर स्टेशन, मॉनिटर स्टेशंस, ग्राउंड एंटीनाज, इस तरह से काम करता है. कुल मिलाकर के अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा है क्लास 12th में, अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कुछ उसी तरह का काम यहाँ पर होता है.
द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टार्टेड द जीपीएस प्रोग्राम इन 1973 में ये स्टार्ट हुआ था और लॉन्च द फर्स्ट सेटेलाइट इन 1978। अब तक में 24 हो चुका है, ठीक है। तो वही मैंने पहले भी बताया, यहाँ आपको लिख के भी दिया हूँ। अगर पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ते हैं तो आपको और इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलेगा। मूविंग अराउंड द अर्थ इन 6 ऑर्बिट, और 6 ऑर्बिट में ये अर्थ के चक्कर लगा रहे होते हैं, और कोई भी चाहे तो 4 सेटेलाइट को तो आराम से कभी भी ऑब्जर्व कर सकता है एक ऑर्बिट पर। ईच सेटेलाइट कंप्लीट्स 2 ऑर्बिट्स इन अ सिंगल डे। एक दिन में 2 ऑर्बिट लगा लेता है एक सेटेलाइट। और इसमें से कुछ सेटेलाइट ऐसे हैं जो 20,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है अर्थ से, ठीक है। इतने दूरी से ये रिवॉल्व कर रहे हैं और इस तरह से जीपीएस का सिस्टम चल रहा है। ईच जीपीएस सेटेलाइट कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट इनटू अ रेडियो सिग्नल। ये रेडियो सिग्नल देता है कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स लोकेशन इन इट ऑर्बिट, ऑपरेशनल स्टेटस एंड द टाइम एट विच द सिग्नल इज एमिटेड। द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एट L1, लेग्रेंजे पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, एंड L2। द सिग्नल्स आर इनकोडेड विथ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। This allows multiple signals to be transmitted in the same channel and for receiver to be able to disentangle them। तो कुल मिला के ये सारी बातें हैं। तो जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको समझ में नहीं आएगा, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो पॉज लीजिए, इसको ठीक से पढ़िए एक बार। ये जो सिग्नल भेजा जाता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है, पहले ही मैंने कह दिया कि रेडियो सिग्नल है, ओके। If the receiver has access to signals from 4 satellite, it will have the information required to calculate its location। तो मैंने अभी तुरंत कहा कि 4 सेटेलाइट तो हमेशा एक ऑर्बिट में होता है, तो उससे जो यूजर है वो अपने फ़ोन में अपना कोऑर्डिनेट्स जान सकता है कि ग्लोबली वो कहाँ पर पोजिशनड है। 3 of space plus 1 of time relative to the satellite clock and can thus accurately triangulate its location on the ground। तो इस तरह से ये काम करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, पॉम्पे डिजीज। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट पेशेंट डायग्नोस्ड विथ पॉम्पे डिजीज डाइड आफ्टर स्पेंडिंग नियरली 6 years इन ए सेमी कोमाटोज स्टेट। तो एक व्यक्ति जो कि इंडिया का पहला ऐसा पेशेंट था जिसे कि ये डिजीज़ पॉम्पे डिजीज़ हुआ था, यानी कि उसे डायग्नोस किया गया था, वो करीब 6 वर्ष तक 6 years तक सेमी कोमाटोज स्टेट में रहने के बाद फाइनली उसकी डेथ हो गई है। दैट्स वाई ये डिजीज़ थोड़ा सा सुर्खियों में है, हेडलाइंस में है, तो हमें पता रहना चाहिए। तो पॉम्पे डिजीज़ आखिर होता क्या है? तो इट्स अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ठीक है। पॉम्पे डिजीज़ क्या है? तो ये एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, तो ये इनहेरिटेंस से मिलता है। दैट अफेक्ट्स द चाइल्ड पर मिलियन। तो 10 लाख बच्चों में किसी एक बच्चे को अपने जो माता पिता हैं अपने पेरेंट्स से उसे मिलता है, ठीक है। म्यूटेशंस इन द GAA जीन काउज पॉम्पे डिजीज़। तो ये एक नॉर्मल सेल है और इसमें GAA म्यूटेशन हो जाने के बाद इस तरह से उस सेल में कुछ डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन यहाँ पर है, इस तरह से लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम में आप देखेंगे कि ग्लाइकोजन जाकर के इसमें लाइसोसोम में जमा हो रहा है। अगर सेल को आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि लाइसोसोम जो होता है वो क्या होता है, तो वो सेल का सुसाइड वैग इसे कहा जाता है। तो जब इसमें ग्लाइकोजन जाकर के जमा होने लगता है तो इस तरह का डिजीज़ आदमी में देखने को मिलता है, दैट इज पॉम्पे डिजीज। द GAA जीन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम called acid alpha glucoside, also known as acid maltase. This enzyme is active in lysosome, which are structures that serve as recycling centers within cells. The enzyme normally break down glycogen into a simpler sugar called glucose, which is the main energy source of most cells. Mutations in the GAA gene prevent acid alpha glucosidase from breaking down glycogen effectively, which allows this sugar to build up to toxic levels in lysosomes, ठीक है। तो जब ये इसमें जाता है तो फिर ये क्या होता है, तो टॉक्सिक लेवल्स लाइसोसोम्स में बढ़ा देता है, तो सेल जल्दी जल्दी मरने लगते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। तो आपको क्या पता रहना चाहिए? आपको पता रहना चाहिए कि पॉम्पे डिजीज़ जो है वो एक रेयर डिजीज़ है, 1 चाइल्ड पर मिलियन होता है। दिस इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, दिस इज़ नॉट काउज्ड बाय एनी काइंड ऑफ वायरस और बैक्टीरिया, ठीक है। और लाइसोसोम का इसमें और ग्लाइकोजेनेसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है, ओके।
सैलामेंडर्स, देखो सैलामेंडर्स लगभग छिपकली के जैसा एक जीव होता है और लगभग लगभग ये एक्सटिंक्ट हो चुका था। चाइना में इसे फिर से देखा गया है, सो दैट ये न्यूज़ में है अभी और हमें ये पता रहना चाहिए कि जो ए वीडियो ऑफ giant ancient salamanders living inside caves in southwest China has sparked awe and concern within the scientific community. तो सैलमेंडर क्या है? तो एक एम्फीबियन है विद ए सिलेंडर बॉडी लाइक फिश बॉडी होता है इसका एंड ए लॉन्ग टेल. दे इनकम्पास अप्रॉक्सीमेटली 500 स्पेसीज ऑफ एम्फीबियन. लगभग रख लो कि एक लिजार्ड और एक फ्रॉग के बीच का ये चीज़ है. ना तो इसे आप लिजार्ड कह सकते हैं, ना ही आप इसे फ्रॉग कह सकते हैं. तो ये बीच का चीज़ होता है, इसी को सैलमेंडर कहा जाता है. दे हैव मॉइस्ट स्मूथ स्किन लाइक फ्रॉग्स एंड लॉन्ग टेल्स लाइक लिजार्ड. दे आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, जैसे सांप होते हैं वैसे उसी तरह से ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. एंड देयर टेम्परेचर चेंजेज विद देयर हैबिटेट. दे आर नॉकटर्नल. तो ये सारी बातें हैं. सैलमेंडर्स रेंज इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, नदर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अफ्रीका. Habitat, they live in or near water or find shelter on moist ground and are typically found in brooks, creeks, ponds and other moist locations. So body are usually cylindrical in shape and almost flattened undersides. Triangular shaped heads होते हैं, wide mouth and 2 eyes on the sides of their head. जैसा कि इसमें कहा गया है कि ये फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स के बीच का एक ऑर्गेनिज्म है, तो लग भी रहा है कि ये कनेक्टिव लिंक है इन दोनों के बीच का. सो इवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा हो तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा मेरी बात. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020 वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020 अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन कंसर्निंग द अलार्मिंग एक्सेलरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स मल्टी फैसेटेड इम्पैक्ट्स अक्रॉस द प्लैनेट. तो ये जो रिपोर्ट है इसमें मेन जो बातें हैं हमें पता रहनी चाहिए. सबसे पहली बात तो हमें ये पता रहनी चाहिए अबाउट WMO कि WMO आखिर है क्या, यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है क्या. इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद अ मेंबरशिप ऑफ 192 मेंबर स्टेट्स एंड टेरिटरीज. इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर. ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, पहले ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था और अभी इसका नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है. ज़्यादा कुछ अंतर की बात नहीं है. विच वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द 1873 वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस, established by the ratification of the WMO convention on 23rd March 1950. तो 1873 के वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस के बाद इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुए थे. और बाद में जब इस्टेब्लिश किया जा रहा था उस समय इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिश्ड बाय द रेटिफिकेशन ऑफ द WMO कन्वेंशन ऑन 23rd March 1950, WMO became the specialized agency of the UN, United Nations, for meteorology, operational हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेस. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में. और मेट्रोलॉजी होता क्या है तो वो भी जान लो. इट इज़ द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ का जो अपना एटमॉस्फेयर है, कवर ऑफ एयर है अर्थ के चारों ओर, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है एंड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स ऑन आवर वेदर. ये सारी चीज़ों का स्टडी ही कहा जाता है मेट्रोलॉजी. द एटमॉस्फेयर इज द gaseous layer of the physical environment that surrounds the planet. Earth's atmosphere is about roughly 100 to 125 kilometer, about 65 to 75 miles thick. तो ये सारी बातें आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे पता रहना चाहिए. और की हाइलाइट्स देख लेते हैं इस रिपोर्ट का. ये जो रिपोर्ट है द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020 अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या एक्सेलरेट कर गया है वो देख लीजिए. तो की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट में क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया गया है. टेम्परेचर ट्रेंड्स को डिस्कस किया गया है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को डिस्कस किया गया है, ओशियनिक चेंजेस, मरीन हीट वेव्स एंड सी लेवल राइज ग्लेशियर, ठीक है, आइस शीट लॉस, आर्कटिक सी आइस डिक्लाइन, ओजोन होल एंड सक्सेसेस, इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो इन सारी बातों का डिस्कशन हुआ है इस रिपोर्ट में. ओके, अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन. सो लेट्स सी कि क्या क्या एक्सेलरेट हो गया है. तो कह रहा है ये रिपोर्ट कि द डिकेड 2011 टू 2020 इमर्ज एज द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड फॉर बोथ लैंड एंड ओशियन.
लैंड की बात करें या ओशियन की बात करें तो अब तक का ये वार्मेस्ट डिकेड रहा है। ग्लोबल मीन टेम्परेचर सोर्ड टू 1.10 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस एबव द 1850 टू 1900 एवरेज। तो 1850 से 1900 तक का जो एवरेज था उससे ग्लोबल मीन टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, 1.22 कह लीजिए या फिर 0.98 कह लीजिए, उतना बढ़ गया है। With each decade since the 1990s surpassing previous ones is warmth। जैसे जैसे 1990s के बाद जो जो डिकेड आ रहा है, जैसे कि 1990 से 2000 आया तो वो जितना गर्म था उससे ज़्यादा गर्म था 2000 से 2010, एंड देन 2011 से 2020 उससे भी ज़्यादा गर्म था। यानी कि समय जैसे जैसे बीत रहा है, डिकेड जो आ रहा है वो ज़्यादा गर्म कर रहा है पूरे इस प्लैनेट को। Atmospheric concentration of major greenhouse gas continued to rise, especially CO2 reaching 413.2 ppm in 2020। तो ये भी बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस का जो कंसंट्रेशन है ये भी बढ़ रहा है। हालांकि ओजोन लेयर का जो होल है, ओजोन लेयर का जो होल है उसमें थोड़ी भरपाई तो हुई है लेकिन उस तरह से नहीं हुई है। ठीक है, जीएचजी का एमिशन अभी बढ़ ही रहा है। ग्लेशियर्स ग्लोबली थिन्ड बाय अबाउट 1 मीटर पर ईयर बिटवीन 2011 एंड 2020। तो 1 मीटर पर ईयर के स्पीड से ग्लेशियर्स पतले होते जा रहे हैं, यानी कि उनका एरोजन हो रहा है, वो पिघल के नीचे आ रहे हैं। WMO's रिकमेंडेशन तब क्या है इसके ऊपर, तो इन्हेंसिंग कलेक्टिव रेजिलियंस अगेंस्ट करेंट एंड फ्यूचर ग्लोबल क्राइसिस थ्रू कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। ये जो बात है WMO की, ठीक है ना, वही तो बात COP28 में भी करने जा रहे हैं सारे लोग, और सब लोग मिल के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सब लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, सब ने अपना 100% दे दिया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ग्लोबल क्लाइमेट बहुत जल्द ठीक हो भी जाएगा। स्ट्रेंथनिंग साइंस पॉलिसी सोसाइटी, promoting institutional capacity building, ensuring policy coherence and coordination among policy makers। तो ये सारे जो सुझाव हैं ये WMO ने दिए हैं। गंगा रिवर, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो हुआ क्या है कि हाल ही में प्रोटेस्ट वर स्टेज्ड अगेंस्ट अ प्रपोज्ड डैम प्रोजेक्ट ऑन द पेन गंगा रिवर इन द विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र। तो हाल ही की ये घटना है, दैट्स वाई पेन गंगा इज सो मच इम्पॉर्टेंट। तो पेन गंगा रिवर के बारे में हमें जानना है। ऑरिजिन कहाँ होता है इसका, तो अजंता हिल्स में। तो ये अजंता हिल्स से इसका ओरिजिन होता है पेन गंगा का, और ये आगे बढ़ करके वर्धा में मिलती है, एंड देन यहाँ से आगे बढ़ते हुए लास्ट में फिर ये जो ये वेन गंगा है, या यूँ कह ले इसको प्राणहिता, उसमें मिलती है, और जा करके फिर तब लास्ट में गोदावरी में मिलती है। दैट मीन्स इट इज़ द पार्ट ऑफ गोदावरी रिवर सिस्टम। तो वर्धा रिवर में इसका माउथ है, ठीक है। अगर पेन गंगा की बात करें तो ये तो वर्धा में ही जाके मिल जाएगी। लेंथ कहीं कहीं 495 किलोमीटर मुझे मिला, मैंने जहाँ तक रिसर्च किया था, और बहुत जगह यहाँ पर 676 किलोमीटर लिखा हुआ था। सो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है, आई कांट रिकॉल इट। तो 495 676, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम, तो मेजर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड द अडन, कास, अरुणावती, कायधु एंड पूछ रिवर्स। तो रेनी सीजन में ये बहुत ही फ्लडेड रहता है, और समर सीजन में ये पार्शियली फ्लडेड रहता है। प्रोवाइड्स इरिगेशन टू द वसीम एंड यावंतमल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। देयर आर 2 डैम्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, नेमली अपर पेनगंगा एंड द लोअर पेनगंगा। दिस डैम इज ऑल्सो नोन एज ईसापुर डैम, जिसको लेकर के कि ये प्रोटेस्ट हुआ है। तो इस तरह से ये न्यूज़ था। तो पेन गंगा के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि पेन गंगा जो है वो गोदावरी रिवर सिस्टम का एक पार्ट है। अजंता हिल से ये ओरिजिन है इसका, और इसका माउथ कहाँ है, वर्धा रिवर में है। लैकाडोंग टर्मरिक, लाकाडोंग टर्मरिक, अब जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आई डोंट नो, मेघालय का है ये लैकाडोंग टर्मरिक, जिसे GI टैग मिला है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GI टैग पर विशेष फोकस होता है लगभग सभी एग्जाम का, ठीक है। तो लाकाडोंग टर्मरिक जो है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट वेराइटी ऑफ टर्मरिक। देखो मेघालय में ये पाया जाता है, वर्ल्ड का बेस्ट वेराइटी ऑफ टर्मरिक है, विद ए
curcumin content, curcumin content या curcumin, whatever be the pronunciation. So curcumin content of around 6.8 to 7.5%. It is darker in color and it grown organically without the use of fertilizers. It is grown in Lakadong area of जैंतिया hills. तो मेघालय का ये जैंतिया हिल्स में लाकादोंग एरिया है और वहीं पर ये पाया जाता है. हैज हाई curcumin कंटेंट. अदर जीआई प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेघालय, गारो दकमंदा ट्रेडिशनल ड्रेस है, लरनाई पोट्री एंड गारो चुबिची. तो ये सारी चीज़ें हैं. चुबिची जो है, गारो चुबिची, ये अल्कोहलिक बेवरेज है और लारनाई पोट्री तो खैर क्लियर है यहीं से. कुरकुमिन की बात करें अगर, तो ये पॉलीफिनॉल होता है विच हैज़ बीन शोन टू टारगेट मल्टीपल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स while also demonstrating activity at the cellular level. It has been shown to benefit inflammatory conditions, metabolic syndrome, pain, and to help the management of inflammatory and degenerative type eye conditions. ठीक है. In addition, it has been shown to benefit the kidneys. इतनी सारी खूबियां हैं इस केमिकल का जो कि इस लैकाडोंग टर्मरिक में पाया जाता है. अबाउट जीआई टैग की बात करें तो इट इज़ अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल origin and possess quality or a reputation that are due to that origin. तो जीआई टैग उन वस्तुओं पर डाला जाता है, उन गुड्स पर डाला जाता है जो कि एक खास जगह पे ओरिजिन होने के कारण, एक खास जगह के होने के कारण, चाहे वहाँ के सोसाइटी के द्वारा वो बनाया जाए, चाहे वहाँ के लोगों का ये विशेष आर्ट हो, वहाँ पर डेवलप हुआ हो, वहाँ के सिचुएशंस के कारण, वहाँ के सर्कमस्टांसेस के कारण, तो उस गुड को जीआई टैग दिया जाता है और ये स्पेसिफिक होता है. कोई भी अगर दार्जिलिंग टी के ऊपर अगर जीआई टैग लग गया है, दैट मीन्स सच में वो चाय जो है दार्जिलिंग का ही है. ठीक है ना. अगर कोई दूसरा कोई कंपनी अपना नाम रखता है दार्जिलिंग टी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वो जीआई टैग नहीं लगा सकता है. अगर वो दार्जिलिंग का चाय है तो फिर दार्जिलिंग टी करके वो अपना पैकेट भी निकालेगा और उसके ऊपर वो अपना जीआई टैग भी लगाएगा. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जीआई टैग, जस्ट लाइक अ कॉपीराइट थिंग. Geographical indications of goods Act 1999 seeks to provide for a registration and better protection of geographical indications relating to goods in India. This GI tag is valid for 10 years, following which it can be renewed. तो 10 सालों के लिए ये होता है, बाद में इसे रिन्यू भी किया जा सकता है. इंडियन नेवी डे 2023. Prime Minister of India declared on Indian Navy Day 2023 a government decision to eliminate the colonial military legacy by revealing that designations with the Indian Navy would be revamped to align with Indian cultural roots. तो जो हमारा जो इंडियन नेवी जब डेवलप हुआ था, पहले तो ब्रिटिश नेवी था, रॉयल इंडियन नेवी था, आरआईएन था. ठीक है ना. ये आरआईएन रिवोल्ट भी 1946 का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हिस्ट्री में, खैर उसे अभी जाने दो. तो इसे तो ब्रिटिश ने डेवलप किया था. तो जो भी रैंक्स हैं ना इंडियन नेवी के अंदर, वो सारे के सारे रैंक्स कॉलोनियल माइंडसेट के अकॉर्डिंग तय किए गए थे. तो मोदी जी का ये कहना था कि नहीं नहीं, उसे जो है रिवैम्प किया जाएगा, अलाइन विद द इंडियन कल्चरल रूट्स. हमारे भी यहाँ पर पहले नेवी हुआ करते थे, उनके जो ऑर्डर हुआ करते थे रैंक्स का, उनमें जो ऑफिसर्स होते थे वो रैंक अब बहाल किए जाएंगे. सो द पीएम पेड ट्रिब्यूट टू हिस्टोरिकल नेवल वॉरियर्स लाइक कान्होजी आंग्रे, मायाजी नाइक भटकर एंड हीरोजी इंदुलकर. PM also paid tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj and unveiled a grand statue of the 17th century Maratha king at the coastal fort of Sindhugarh, Maharashtra. The PM mentioned that the epaulets, यानी कि ornamental shoulder pieces denoting rank adorned by naval officers would now feature the emblem of Shivaji Maharaj's army. तो शिवाजी महाराज के आर्मी में जो एम्ब्लेम हुआ करता था, वो एम्ब्लेम भी अब जो नेवी ऑफिसर्स होंगे उनका जो शोल्डर का जो अपना बैज होगा उस पर वो डिनोट किया जाएगा. ही कनेक्टेड द नेवल फ्लैग विद द हेरिटेज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, एम्फेसाइजिंग द इंस्पिरेशन ड्रॉन फ्रॉम द हिस्टोरिकल फिगर. पीएम ऑल्सो पेड ट्रिब्यूट टू द हिस्टोरिकल नेवल वॉरियर्स. ठीक है. और इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो एक बार पॉज करो और पढ़ो. इंडियन नेवी हैज़ नेम्ड इट्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट इन लोनावला INS शिवाजी. ठीक है. तो अपना जो ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है लोनावला में, उसे इंडियन नेवी ने नाम दिया है INS शिवाजी. एंड द शोर बेस्ड लॉजिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट हब ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई एज INS आंग्रे.
आफ्टर कान्होजी आंग्रे द सेलिब्रेटेड मराठा नेवल कमांडर, जो शिवाजी के अंडर काम करते थे। अंडर शिवाजीज लीडरशिप द मराठा नेवी फ्लोरिस्ड, एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एट कोलाबा, सिंधु दुर्ग एंड विजयदुर्ग एंड रत्नागिरी। Surpassing 500 ships, the Maratha Navy successfully thwarted both Portuguese and British advances for over 4 decades. 4 दशकों तक मराठा नेवी ने ब्रिटिश और पोर्टुगीज दोनों को धकेले रखा था समुद्र में। और समुद्र में जो फोर्ट बनाए गए थे मराठों के द्वारा, सिंधु दुर्ग या विजय दुर्ग या रत्नागिरी, 2 दिन पहले की बात है। सिंधु दुर्ग का पिक्चर मैंने आपको दिखाया था। चारों तरफ से समुद्र के बीच में एक फोर्ट बनाया गया था। गजब की इंजीनियरिंग थी वो। तो ये अपने आप में बहुत ही मार्वलस था। सो that's why we are celebrating him. However, after Shivaji's death in 1680, the Maratha Navy weakened, marking a decline in its power and influence. लेकिन समय के किसी सेक्शन में, टाइम के किसी सेक्शन में, किसी पार्ट में ऐसा भी नेवी इंडियन किंग्स के पास हुआ करता था जो ब्रिटिश और पोर्टुगीज दोनों को समुद्र में पीछे धकेल कर रख सकता था 4 दशक तक। तो हमें वो सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए, हमें वहाँ से इंस्पिरेशन लेना ही चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको लगता है ये जो हो रहा है अच्छा है या बुरा है। अपने विचार व्यक्त करो। एंड द टाइम इज हेयर टू से बाय। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। बट बिफोर मूविंग, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं सेशन को तो प्रमोशन तो बनता है भाई। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर। ठीक है, अभी आपको पता है कि ये जो चैनल है किस दौर से भी गुजर रहा है, तो प्लीज़ शेयर। और सब्सक्राइब तो मेरा आपने पहले से कर ही दिया है। थैंक यू सो मच। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।